हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सम्यक ऑनलाइन और मैं हूं आनंद। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे को लेकर उपस्थित हुए हैं जिसके बारे में आप सभी जानना चाहते होंगे और वो है यूएस तालिबान पीस डील। पिछले कुछ महीनों से खबरों में लगातार ये मुद्दे आ रहे हैं कि अमेरिका ने तालिबान से बातचीत की है, बातचीत हुई है, तालिबान के हमले जारी हैं इत्यादि। तो हम जानना चाहते हैं कि अल्टीमेटली यार हुआ क्या, कि अमेरिका ने तालिबान से कौन सी बात की, ये डील क्या थी और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो आज के इस डिस्कशन में हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट यूएस तालिबान पीस डील। ये एक वर्तमान का मुद्दा है जो आम जनता के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और जितने भी सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस इस पे डायरेक्टली आएंगे और आपको अलग अलग पहलुओं पर विश्लेषण करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन अबाउट द यूएस तालिबान पीस डील। ये एक वर्तमान का मुद्दा है, लेकिन किसी भी वर्तमान के मुद्दे को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इतिहास में क्या हुआ था। हम जानेंगे कि अमेरिका कैसे तालिबान से या तालिबान से बात करने को इच्छुक हुआ, या अमेरिका ने कैसे तालिबान पे हमला किया, या कैसे अमेरिका का प्रवेश अफगानिस्तान में हुआ। इन चीज़ों के पीछे क्या कारण रहे कि आज अमेरिका को एक आतंकी संगठन से बात करनी पड़ गई। उसके बाद हम आएंगे इस डील पर कि डील में क्या है, डील के पहलू क्या हैं, और तीसरा पहलू होगा हमारा कि उस डील के अलग अलग एनालिसिस क्या होंगे। आखिरकार हम इस डील को लेकर इतने इच्छुक क्यों हैं, हम जानना क्यों चाहते हैं। अब देखिए, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और पड़ोस में कुछ भी होगा तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा। अगर अफगानिस्तान में शांति है तो भारत में शांति आएगी, अफगानिस्तान में शांति है तो भारत में अशांति भी आएगी। इसलिए भारतीय नीति निर्माताओं के लिए, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि तालिबान या अफगानिस्तान में अल्टीमेटली क्या चल रहा है, क्यों एक विश्व पावर अमेरिका को तालिबान से बात करनी पड़ी इत्यादि। तो इस वर्तमान इशू के साथ साथ हमारा तीसरा चरण डिस्कशन का होगा इसका विश्लेषण कि ये डील कितनी सफल है, या अगर असफल होगी तो क्या कारण होंगे, भारत की सुरक्षा, भारत की प्रगति पर इस डील का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इस डील का संबंध अमेरिका, अफगानिस्तान, इंडिया के अलावा और किन किन देशों के साथ है, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज का डिस्कशन काफ़ी डिटेल होगा और इसीलिए हमने इस पूरे डिस्कशन को 2 वीडियो में बांटा है। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम इस अमेरिका अफगानिस्तान की हिस्ट्री पर बात करेंगे, शॉर्ट में बात करेंगे कि तालिबान की कहानी क्या थी और अमेरिका ने क्या किया। फिर हम आएंगे उस डील के ऊपर जिस डील पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जब हम ये डील और इतिहास समझ जाएंगे और आप भी इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो कल आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें विश्लेषण होगा। जब आप वीडियो सुनेंगे, समझेंगे, तो कुछ आप भी सोचेंगे कि डील कितनी सक्षम होगी, कितनी सफल होगी। तो कल जब हम डिस्कशन करेंगे तो आपके अंडरस्टैंडिंग में एक बढ़ोतरी होगी। तो कंक्लूजन या निष्कर्ष या विश्लेषण को हम कल लेके आएंगे। आज हम शुरू करते हैं इस डील के बैकग्राउंड के ऊपर और इस डील के वर्तमान के ऊपर। तो मुख्य रूप से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन 3 चरणों में ये पूरा डिस्कशन टिका है। अब शुरू करते हैं ये डिस्कशन की मुद्दा अल्टीमेटली है क्या। देखिए, आपको याद होगा कि 2001 सितंबर 2001 में अमेरिका के कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर 19 आतंकवादियों ने आतंकी हमला किया, जिसमें 3000 से भी अधिक अमेरिकी नागरिकों ने जान गंवा दी। अमेरिकी लैंड पर अभी तक का ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है जिसने न केवल अमेरिका को बल्कि पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि अल कायदा नामक आतंकी संगठन के 19 आतंकवादियों ने 4 हवाई जहाज़ों में अमेरिका पर अटैक किया, जिसमें से 2 हवाई जहाज़ ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नामक बिल्डिंग पे हमला किया। एक हवाई जहाज़
अमेरिका के सिक्योरिटी एजेंसी पेंटागन की बिल्डिंग के बाहर क्रैश हुआ, और तीसरा हवाई जहाज दरअसल एक फील्ड में क्रैश हुआ। इन सभी हमलों के द्वारा 3000 से अधिक अमेरिकी मारे गए, जिसने अमेरिका को आतंकवाद को समाप्त करने के लिए प्रण करने को मजबूर कर दिया। और सारी कहानी दरअसल वहीं से शुरू हुई। हालांकि इसके पीछे भी कुछ इतिहास है, बट वो बहुत गहरा हो जाएगा, जिसकी हमें अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर अल कायदा के 19 आतंकवादियों ने 2001 में अमेरिका पे हमला किया, तो कोई कारण तो रहा होगा कि उन्हें अमेरिका पे हमला क्यों करना पड़ा या किन कारणों से हमला किया। वो एक अलग इतिहास है। हम दरअसल इस डील के संबंध में जितना इतिहास हमें चाहिए, हम उससे बात शुरू कर रहे हैं। तो दरअसल हमला हुआ, उसके बाद से अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ या अल कायदा के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अब इस पिक्चर को देखें, हमला हुआ जिसमें इतने लोग मारे गए। ये अल कायदा उस समय अफगानिस्तान से अपने कार्य को कर रहा था, और उस समय अफगानिस्तान में तालिबान नामक पॉलिटिकल पार्टी का शासन था। तालिबान दरअसल 1996 में इसने अफगानिस्तान में सत्ता प्राप्त की, और सत्ता प्राप्त करने के बाद इसने कठोर शरिया इस्लामिक लॉ अफगानिस्तान में लागू किया, काफ़ी कट्टर विचारधाराओं को प्रमोट किया, जिस कारण से अफगानिस्तान आतंकियों का एक संगठन, एक अड्डा बन गया। सभी आतंकी संगठनों को लगा कि अगर तालिबान सत्ता में है तो हम यहाँ से अपनी आतंकी गतिविधियाँ चला सकते हैं, और हम यहाँ पर बचे रह सकते हैं, क्योंकि सरकारें भी हमें सपोर्ट करती हैं। और इसलिए तालिबान के उस पावर के अंतर्गत अल कायदा और अन्य आतंकी संगठन वहाँ से पनपने शुरू हुए। उसमें से एक अल कायदा था। अमेरिका ने छानबीन शुरू की, हमला कहाँ से हुआ, किसने किया, तो पता लगा कि वो अल कायदा है, जिसका हेड ऑफिस या जिसके जो अड्डे हैं वो अफगानिस्तान में है, जिसके ऊपर अभी तालिबान का शासन है। तो अमेरिका ने तालिबान से कहा कि आपको हमें ये आतंकी संगठन के सरगनाओं को हैंड ओवर करना पड़ेगा, जिसका मुख्य सरगना था ओसामा बिन लादेन। आपने नाम सुना होगा इनका, जिसको 2012 में अमेरिका ने अटैक करके पाकिस्तान में एक सैन्य ऑपरेशन करके उसे मार गिराया। तो अल कायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में ये हमला हुआ, जिस हमले में इतने अमेरिकी मारे गए। तो दरअसल तालिबान को जब अमेरिका ने कहा कि आपको हमें ओसामा बिन लादेन हैंड ओवर करना है, तो तालिबान ने मना किया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि तालिबान ने मना क्यों किया होगा, किन कारणों से ओसामा बिन लादेन जो एक ग्लोबल आतंकी है उसको अमेरिका को हैंड ओवर नहीं किया। तो इसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं कि तालिबान ने दरअसल अपने विचारधारा को प्रमोट करने के लिए अनेक आतंकी संगठनों को पनपाया है, सपोर्ट किया है। यदि वो अल कायदा के चीफ को हैंड ओवर कर देता तो जितने भी आतंकी संगठन तालिबान को समर्थन देते थे, तालिबान उनका समर्थन खो बैठता और तालिबान की शक्तियां कमज़ोर हो जाती। ऐसा नहीं है कि आतंकी केवल अफगानिस्तान या पाकिस्तान में है। अफ्रीका के कई देशों में आतंकी संगठन काम करते हैं, जैसे नाइजीरिया में बोको हरम है, अल शबाब है इत्यादि। वो सभी आतंकी संगठन किसी न किसी एक मुख्य ग्रुप को सपोर्ट करते हैं ताकि विश्व में उनकी शक्तियां मजबूत हों। और तालिबान भी इसी फेर में था कि यदि हम अपने ही लैंड पर पनपने वाले अल कायदा को हैंड ओवर कर देंगे तो बाकी आतंकी संगठनों का हम पर से विश्वास उठ जाएगा और हमारी शक्तियां कमज़ोर पड़ जाएंगी। और इसीलिए उन्होंने अल कायदा के चीफ को हैंड ओवर करने से मना कर दिया। तो हुआ क्या, अमेरिका ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया और तालिबान के खिलाफ युद्ध का डिक्लेरेशन कर दिया। और इस पूरे ऑपरेशन में यूएन की सहमति थी, और इसीलिए अमेरिका के साथ साथ कोलिशन फोर्सेस ने अमेरिका का साथ दिया और अफगानिस्तान में एक जंग शुरू हुई, जिसे हम यूएस का अफगानिस्तान वॉर कहते हैं, जिसकी शुरुआत 2001 से शुरू हुई। दरअसल सितंबर में हमला हुआ अमेरिका के ऊपर, और एक महीने बाद अक्टूबर में ही अमेरिका ने आक्रमण कहा, और उस अक्टूबर 2001 से ये पूरी कहानी शुरू हुई, जिसको हम यूएस का अफगानिस्तान वॉर कहते हैं। इस वॉर को अगर देखें आप तो आज 2020 है,
क्या तालिबान समाप्त हुआ है? क्या अल-कायदा समाप्त हुआ है? क्या आतंकवाद समाप्त हुआ है? उत्तर मिलेगा नहीं। अगर ऐसा होता, अभी एक हफ्ते पहले ही उसी तालिबान के कुछ आतंकियों ने अफ़गानिस्तान के एक मैटरनिटी हॉस्पिटल में हमला किया, जिसमें 24 महिलाओं समेत 24 लोगों को मार दिया गया और जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, नवजात शिशु भी शामिल है। तो ये प्रमाण देता है कि ऐसा नहीं है कि तालिबान का आतंक समाप्त हुआ है, ये अन्य आतंकियों ने अपना आतंकवाद ख़त्म किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि फिर अमेरिका को मिला क्या? दरअसल इस पूरे प्रकरण से कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं। हमने देखा कि हमले हुए अमेरिका पर और उसके बाद 1 महीने बाद ही अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर युद्ध डिक्लेयर कर दिया। और उस हमले के बाद तालिबान को अमेरिका ने सत्ता से बाहर कर दिया और 2001 में ही तालिबान के जाने के बाद अफ़गानिस्तान में अस्थिरता का माहौल आया। अस्थिर सरकारें दरअसल आतंकवाद के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होती हैं, क्योंकि उनको रोकने वाली सरकारें नहीं होती हैं। तो अमेरिका के सामने पहली चुनौती थी कि तालिबान के जाने के बाद एक अफ़गानिस्तान के लोगों के द्वारा चुनी गई लोकतांत्रिक सरकारों को स्थापित किया जाए, और जिसके अंतर्गत सन 2004 में एक आम चुनावों के बाद हामिद करज़ाई को वहाँ का राष्ट्रपति चुना गया। हामिद करज़ाई ने 2014 तक वहाँ के राष्ट्रपति का पद संभाला और 2014 के बाद दरअसल वहाँ पर अशरफ गानी नामक व्यक्ति वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। 2019 के चुनावों में भी अशरफ गानी ने वहाँ की बागडोर संभाली थी। ये अभी तक की एक बेसिक बैकग्राउंड था कि तालिबान के खिलाफ अमेरिका ने हमला क्यों बोला। अब हमारा अगला डिस्कशन होगा कि तालिबान ने क्या किया। आपने अगर नाम सुना होगा मलाला का, तो तालिबान वो संगठन है जो अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के सीमा पर खैबर पख्तूनवा क्षेत्र है, स्वात रीजन है, वहाँ पर कट्टर इस्लामिक राज लागू करना चाहते हैं, महिलाओं की बच्चियों की शिक्षा का विरोध करते हैं। और इसी क्रम में जब मलाला यूसुफ़ज़ई शिक्षा को प्रमोट कर रही थी, स्कूल जा रही थी, तो उसी तालिबान के आतंकियों ने उनके सिर पे गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए यूरोप ले जाया गया और आज वो एक युवा के रोल मॉडल की तरह जानी जाती हैं। और 2001 से ही अभी तक लगभग 2018 तक, इन 17 सालों तक अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ा है। जैसा मैंने कहा कि उसमें अमेरिका को विजय प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी। जब देखा कि युद्ध से निष्कर्ष नहीं निकल रहा, युद्ध से समाधान नहीं आ रहा, उसके साथ ही साथ अमेरिका अपने ही लैंड पर समस्याओं को झेल रहा था। आप इस मैप को देखें, जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं वो तालिबान के द्वारा कंट्रोल किए गए एरियाज हैं। ये अफ़गानिस्तान का मैप है। अगर आप इस मैप को देखें तो काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जिन पर तालिबान का राज है। दक्षिणी पाट, पश्चिमी भाग, ये सारे भाग ऐसे हैं जिनमें तालिबान का शासन अभी तक बना हुआ है। ये पिक्चर दिखाती है कि शायद अमेरिका इस युद्ध में उतना सफल नहीं रहा और उसके साथ ही साथ अमेरिका को और भी नुकसान का सामना करना पड़ा है, जिसमें से एक है कॉस्ट, लागत। लगभग $2 खरब की लागत इस युद्ध में अमेरिका को आई है। ये होता कितना है? इसको ऐसे देखिए आप कि भारत की जीडीपी एक साल में लगभग $3 खरब है और ये $2 खरब है। मतलब एक बहुत बड़ी राशि अमेरिका ने 18 सालों में अफ़गानिस्तान में झोंक दी है, जिसका परिणाम कुछ खास अमेरिका के सामने नहीं है, एक्सेप्ट ये कि वहाँ पे एक लोकतांत्रिक सरकार है, किंतु वो भी अभी अस्थिरता से गुजर रही है, क्योंकि अलग अलग जो वहाँ कबीले हैं वो सभी सत्ता की प्राप्ति में लगे हैं। अशरफ गानी जो एक पश्तून ट्राइब से बिलोंग करते हैं और राष्ट्रपति हैं, उनके विरोध में ताजिक ट्राइब के अब्दुल्ला लगातार मोर्चा खोले हुए हैं और इसीलिए सरकार हमेशा अस्थिर मोड में रहती है
जिस कारण से आतंकवाद से लड़ने में उसकी क्षमता काफ़ी कम रहती है। तो पहला जो कॉस्ट है वो है इकोनॉमिक बर्डन, वो है $2 ट्रिलियन। ये युद्ध 2001 में शुरू हुआ और 2008 में अमेरिका में मंदी भी आई थी। जब अमेरिका में मंदी है, वहाँ के लोग खुद परेशान हैं, तो वहाँ की सरकारों के द्वारा किसी थर्ड कंट्री में युद्ध के लिए किया जाने वाला व्यय वहाँ के लोगों को उतना एक्सेप्टेबल नहीं लगा और ग्रेजुअली अमेरिका में इस युद्ध के खिलाफ आवाज़ें उठनी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि आप पहले हम पे ध्यान दीजिए, हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करें, ना कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध करते फिरें। सरकारों को लगा कि अगर वो अफगानिस्तान के युद्ध में लगातार रहेंगे तो शायद वो अपने देश में ही अपना सपोर्ट खो बैठेंगे। 2014 में जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे और 2016 में जब अमेरिकी चुनाव पेंडिंग थे, तो ही बराक ओबामा साहब ने अनाउंस किया था कि वो आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को बुलाएंगे और शांति बहाल करने का प्रयास करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक और उठता है, जैसे कि मैंने कहा था कि हम इसमें अफगानिस्तान, अमेरिका, इंडिया के साथ साथ उन सभी देशों की बात करेंगे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें जुड़े हैं। अब यहाँ पे दूसरे देश का प्रवेश होता है। अमेरिका ने 2014 में अफगानिस्तान से सेना को निकालने का निर्णय लिया। इसके दो कारण हैं। पहला ये कि उनको लगा कि अब अफगानिस्तान में युद्ध से तालिबान को समाप्त किया नहीं जा सकेगा। वो इसलिए कि जितना वो तालिबानी या वहाँ की लोकल्स को मारेंगे, उतना और भी अधिक लोकल्स अमेरिका के खिलाफ आतंकियों को ज्वाइन करेंगे। एज अ रिज़ल्ट, अगर वो 1000 लोगों को मार रहे हैं तो 10,000 लोग और उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, जिसका ये प्रमाण आया कि वार्ता ही समाधान होगा, युद्ध समाधान नहीं होगा। ये तो पहला कारण है। दूसरा है, अमेरिका की नाक के नीचे से चीन एक सुपर पावर बन के उभरना शुरू हो गया, जिसने आसियान क्षेत्र में, दक्षिण चीन क्षेत्र में या हिंद महासागर में अपने कदम तेजी से बढ़ाए और अमेरिका के सामने सबसे बड़ा खतरा अब चाइना हो गया। अब किसी देश की सेनाएं सीमित होती हैं। कोई देश कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके पास एक सीमा होगी ऑपरेशंस की, सेना की। तो अमेरिका को लगा कि ऐसा करते हैं कि अफगानिस्तान को में तो वार्ता प्रमोट करते हैं और युद्ध के लिए या सेनाओं को हम वहाँ प्लेस करते हैं जहाँ पर हम चीन को संतुलित कर सकें, बैलेंस कर सकें। तो 2014 में अमेरिका ने पॉलिसी निकाली, पाइवट टू एशिया पॉलिसी, PIVOT, पाइवट टू एशिया पॉलिसी। मतलब अब उसकी धुरी होगी एशिया, मुख्य रूप से एशिया पैसिफिक, जहाँ पर अमेरिका अपने युद्ध बेड़ों को, अपने सैन्य पोतों को, जहाज़ों को तैनात करेगा और वहाँ से अपनी विदेश नीति चलाएगा ताकि चीन को संतुलित किया जा सके। और जो मित्र अमेरिका के वहाँ पे हैं, जैसे भारत तब तक मित्र बन चुका था, जापान आदि को मजबूत करके US अपनी शक्तियों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा था। तो 2014 में ही निर्णय हो गया कि अफगानिस्तान से अमेरिका ग्रेजुअली निकलेगा और किसी अन्य एनिमी के ऊपर फोकस करेगा। लेकिन इतना आसान नहीं था। जैसे ही अमेरिका ने वहाँ से निकलना शुरू किया, वैसे ही तालिबान के हौसले और बुलंद हुए और हमले बढ़ गए। हमले भी बढ़े और वहाँ की सरकारों की स्थिरता में भी खतरा मंडराने लगा। मतलब दे बिकेम मोर अनस्टेबल, क्योंकि अब तालिबान को सपोर्ट मिलना शुरू हुआ और तालिबान ने सरकारों को अनस्टेबल करने का प्रयास करना शुरू किया। जिसके बाद अमेरिका ने निर्णय लिया कि कुछ वर्ष और रुका जाएगा और जब तक एक पूर्ण रूप से शांति बहाल नहीं हो जाती, तब तक निकलना अक्लमंदी नहीं होगी। 2001 में वो उन्होंने प्रवेश किया। 2014 में यदि वो काम अधूरा करके निकल जाते तो इन 13 वर्षों में जो भी पैसा खर्च किया होता वो सारा मिट्टी में मिल जाता और तालिबान फिर से मजबूत होता, आतंकवाद फिर से फैलता और अमेरिका का विश्व में जो बदनामी होती वो अलग। तो US के पॉलिसी मेकर्स ने तय किया, जब इतने वर्ष रहे ही हैं तो कुछ वर्ष और रहकर क्यों ना पीस को इस्टेब्लिश किया जाए और शांति जब हम करके निकलेंगे तो इसके फ़ायदे बहुत होंगे। जैसे अमेरिका की डिप्लोमेसी वर्ल्ड में सराही जाएगी। बहुत सारे राष्ट्रपतियों को नोबेल पुरस्कार का भी शौक होता है। अगर कोई राष्ट्रपति ऐसा काम करता है जिससे शांति आती है तो वो इतिहास में अपना नाम दर्ज कराता है कि उसने अफगानिस्तान या तालिबान के मुद्दे को सॉल्व किया और बदले में उनको बहुत बार नोबेल पुरस्कार भी मिल जाता है। तो ये बहुत सारे
मिलिट्री रीजंस हैं, व्यक्तिगत कारण हैं, जिस कारण से अमेरिका ने सोचा कि अब अफ़गानिस्तान में शांति बहाल करके ही निकला जाए तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ एक कारण और है, हमने इस पूरे डिस्कशन में चीन को शामिल किया, अब हम ईरान को भी शामिल कर रहे हैं। ईरान पिक्चर में क्यों आता है? दरअसल 2013 से ईरान, या उससे पहले भी इनफैक्ट, ईरान के ऊपर अमेरिकी सैंक्शन था। अमेरिका ने सोचा कि अफ़गानिस्तान से निकलेंगे तो तालिबान मजबूत होगा, तो क्यों ना ईरान पे प्रतिबंध कम करके थोड़ी शक्ति ईरान को दें, ताकि उस क्षेत्र में अस्थिरता को रोकने में ईरान की भूमिका भी रहे। और इसलिए 2015 में अमेरिका ने ईरान से भी एक डील की और ईरान से कहा कि आपको परमाणु बम का निर्माण नहीं करना और अपने सभी इस प्रकार के जो इंस्टॉलेशंस हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के रखरखाव में की देखरेख में ओपन करना है। ये सारे डील्स बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल में किए, किंतु राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अफ़गान की पॉलिसी तो लगभग सेम रही, किंतु ईरान की पॉलिसी बदल गई। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे प्रतिबंध फिर से लगा दिए, तो आज ईरान की हालत बहुत ख़राब है और अफ़गानिस्तान की 20 डील को वो एज इट इज़ आगे बढ़ा रहे हैं। 2018 से ईरान से वार्ता चल रही है, जो हमारा डिस्कशन आज उस पर टिका हुआ है। तो हम बात कर रहे थे कि यूएस को लॉस किस चीज़ का है। यूएस को लॉस हुआ लगभग 2 खरब डॉलर्स का। 2400 अमेरिकी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और इस पूरे युद्ध में 38,000 अफ़गानी नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई। इसके कारण यूएस के अंदर यूएस के लोगों ने अपने सरकार की निंदा की, मानवाधिकार आयोगों ने अमेरिका की निंदा की और शांति भी तो नहीं आई। तो इन सभी कारणों से अफ़गानी क्षेत्र में जो कट्टरपंथी संगठन है जैसे तालिबान है, उनसे पीस करना, शांति स्थापित करना यूएस की मजबूरी कह सकते हैं आप, या यूएस की एक स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। हालांकि ये स्ट्रैटेजी कम और मजबूरी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा ऑप्शन उनके पास था भी नहीं। इसलिए 2020 में अमेरिका तालिबान के बीच शांति समझौता हुआ, जिसको हम अफ़गानिस्तान या यूएस अफ़गान तालिबान पीस डील के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखेंगे कि दरअसल उस पीस डील में मुख्य बातें क्या हैं। हमने देखा कि अमेरिका को लग गया था कि बिना बात किए बात बनेगी नहीं। एक बात और इसमें मैं शामिल करना चाहूँगा, एक और देश आएगा, वो है पाकिस्तान। 2012 में आपने सुना होगा कि अबोटाबाद पाकिस्तान का एक शहर, जहाँ पर अमेरिकी सेना के जवानों ने ऑपरेशन किया और वहाँ पर एक आर्मी कैंटोनमेंट में एक बिल्डिंग में छुपे आतंकी को मार गिराया, वो था ओसामा बिन लादेन। बहुत हैरत वाली बात है कि जिस अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ लिया ताकि आतंकवाद रोका जा सके, उसी पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री छावनी के क्षेत्र में, एक ऐसा क्षेत्र जो मिलिट्री ऑपरेशन से घिरा है, जहाँ के चप्पे चप्पे पर वहाँ की सेना की नज़र होती है और उनको पता भी नहीं था, जैसा कि वो दावा करते हैं कि यहाँ पे ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ है। इसका मतलब स्पष्ट है कि बिना पाकिस्तानी सपोर्ट के आतंकवाद नहीं पनपता। जब यूएस को पता लगा कि पाकिस्तान उनको शरण दे रहा है, उन आतंकियों को शरण दे रहा है, तो पाकिस्तान ने बिना, या अमेरिका ने बिना पाकिस्तान को बताए रातों रात ऑपरेशन किया और ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। आज फिर से इससे हुआ ये दरअसल कि अमेरिका का विश्वास पाकिस्तान से टूटा। एक साथ में ये भी हुआ कि अमेरिका मजबूर इसलिए भी है कि यदि वो तालिबान के खिलाफ युद्ध अकेला लड़ेगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा। उसको आज फिर से मजबूरी में ही सही पाकिस्तान की बात माननी पड़ेगी, पाकिस्तान का साथ लेना पड़ेगा। बिकॉज पाकिस्तान जब तक आतंकियों को शरण देता रहेगा तब तक अमेरिका कुछ खास काम नहीं कर पाएगा। जितने आतंकवादी अफ़गानिस्तान में हैं वो आम तौर पे पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में शरण लेते हैं, जिससे यूएस का काम बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए अब इस पूरी कहानी में दरअसल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ईरान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, चीन भी है, अमेरिका भी है और ऑफ कोर्स भारत भी है।
अब इस डील में हुआ क्या, हम उसकी बात करते हैं। हालांकि नेगोशिएशंस शुरू हुई सितंबर 2018 में और लगातार 9 चरणों की वार्ता के बाद इस डील को अल्टीमेटली साइन कर लिया गया, जिसकी कुछ खास बातें निम्न हैं। आप यहाँ देखें, सबसे पहला पॉइंट है ट्रूप्स का विथड्रॉल। तालिबान हमेशा से ये मांग करता आया है कि अफ़गानिस्तान के लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया जाए और किसी भी बाहरी व्यक्ति या देश की भूमिका उसमें न्यूनतम हो। वो ऐसे लोगों या किसी ऐसी देश का सपोर्ट कतई नहीं करते और अमेरिका या किसी और देश की उपस्थिति के कारण वहाँ के लोगों को भड़काते हैं, उनको आतंकी बनने को उकसाते हैं। तो अमेरिका ने कहा कि हम इस डील के माध्यम से पहले 135 दिनों में अपने ट्रूप्स को घटाकर लगभग 8600 तक ले आएंगे, जो कि बहुत कम संख्या है। और ये भी इसलिए ज़रूरी है ताकि वहाँ की सरकारों को कुछ स्थिरता, सुरक्षा मिलती रहे। तालिबान ने जिस संगठन को खड़ा किया है उसमें कुछ ऐसे भी आतंकी हैं जो तालिबान की बात नहीं मानते और इससे नाराज़ रहते हैं। वैसे बहुत सारे छोटे मोटे संगठन हैं जो अभी भी तालिबान सरकार, अमेरिका पे हमला करते आते हैं और इसीलिए कुछ न्यूनतम संख्या होनी ज़रूरी है जिसके माध्यम से स्थिरता बनाई जा सकेगी। तो पहला जो डील का पार्ट है वो है कि अमेरिका विल रिड्यूस द ट्रूप्स, और जहाँ तक हो सकेगा पूरी वार्ता इंट्रा अफ़गान होगी, मतलब अफ़गान के लोगों के बीच होगी और किसी विदेशी की भूमिका कम से कम कर वहाँ पर स्वायत्ता दी जाएगी, वहाँ पे ऑटोनॉमी दी जाएगी। तो अब देखिए, पहला जो पार्ट है डील का कि पहले लगभग 4 से 5 महीने में 135 दिनों में ट्रूप्स को घटाकर, सेना को घटाकर 8600 किया जाएगा। और जो नाटो है, जो कोलिशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक सैन्य समझौता है, उसके ट्रूप्स भी ग्रेजुअली क्या होंगे, घटेंगे और अगले 14 महीनों में सभी ट्रूप्स को वापस बुला लिया जाएगा। इसका मतलब लगभग अगले 1 साल के बाद अफ़गानिस्तान के भूमि से सभी नाटो या अमेरिकी ट्रूप्स की वापसी हो जाएगी और पूरा अफ़गानिस्तान अफ़गानी लोगों की कंट्रोल में होगा, जिसकी मांग तालिबान की हमेशा से रही है। ये तो थे मुख्य रूप से एक प्रकार का यूएस का कमिटमेंट। तालिबान ने क्या बोला, उसने कहा कि यदि आप ट्रूप्स निकालेंगे और हमें हमारे हाल पे छोड़ देंगे तो हम आपको ये वादा करते हैं, एश्योरेंस देते हैं कि अफ़गानिस्तान की भूमि पहले की तरह, पहले इसलिए कहा मैंने कि हमने डिस्कस किया भी कि पहले अल-कायदा को शरण दी तालिबान ने, तो अब तालिबान ये कह रहा है कि हम पहले की तरह किसी भी आतंकी संगठन को अफ़गानिस्तान में पनपने का मौका नहीं देंगे। तालिबान कह रहा है कि वो इंश्योर करेगा कि यदि अमेरिका अपने ट्रूप्स निकाल ले तो हम भी अल-कायदा या किसी और संगठन को अफ़गानिस्तान की भूमि से ऑपरेट करने का अवसर नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे, और ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे जिससे अमेरिका या उसके मित्रों पर कोई खतरा आए। तो ये एक तरह का बायलैटरल एश्योरेंस है कि यूएस अपने सैनिकों को निकालेगा और तालिबान कह रहा है कि हम अपनी भूमि से आपके खिलाफ किसी भी आतंकी संगठन को पनपने का मौका नहीं देंगे, अवसर नहीं देंगे। अगला पॉइंट हम देखते हैं, वो ये है कि यूएस ने कहा कि हम यूएन से अर्ज करेंगे, संयुक्त राष्ट्र से वार्ता करेंगे और तालिबान पर जो भी सैंक्शन लगे हैं, वित्तीय सैंक्शन है, सैन्य सैंक्शन है, हथियारों की खरीद नहीं कर सकते वो, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते वो, इस प्रकार के सारे सैंक्शंस तालिबान के नेताओं पर हटाए जाएंगे और वो एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में जीवन जी सकेंगे और उनके ऊपर से आतंकी का टैग हटाया जाएगा यदि वो एक्चुअल में आतंक को छोड़ देते हैं। तो अगले 3 महीनों में यूएन के सैंक्शंस तालिबान के नेताओं से हटाया जाएगा, जिसकी डेट रखी गई अगस्त 2027। अब सबसे बड़ी बात जो इसमें है वो है प्रमोशन ऑफ इंट्रा अफगान डायलॉग। जैसा मैंने कहा अभी कि तालिबान में या अफगानिस्तान में सभी कबीले, पश्तून हो, ताजिक हो, उज़्बेक हो, इन सब की मांग है कि हमें हमारे हाल पे छोड़ें, हमारी स्वायत्ता का सम्मान करें और हमें ही वार्ता करने का मौका दें, ना कि आप इंटरफेयर करें कि हमको बातचीत कैसे करनी है। तो उस कारण से प्रमोशन किस बात का किया गया, इंट्रा
अफगान डायलॉग, मतलब अफगानियों के बीच में वार्ता करके स्थिरता की मांग की गई। सबसे बड़ी बात जो थर्ड लास्ट पॉइंट है वो है प्रिजनर स्वैप, मतलब जितने भी कैदी दोनों पक्षों ने बनाए हैं उनका स्वैप होगा, उनका रिलीज किया जाएगा। इस 18 साल के युद्ध में अनेक तालिबान के लड़ाकों को, आतंकियों को अफगानिस्तान सरकार ने अरेस्ट किया, यूएस द्वारा अरेस्ट किए गए, और बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो तालिबान के कब्जे में भी हैं। इसलिए अगर दोनों पक्षों के बीच में विश्वास बनाना है तो पहला काम तो ये करना होगा कि एक दूसरे के सैनिकों को या व्यक्तियों को रिलीज किया जाए ताकि परस्पर विश्वास बने। तो तय किया गया कि करीब 5000 तालिबान प्रिजनर्स और 1000 अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का स्वैप होगा। ये सिक्योरिटी फोर्सेस तालिबान के कब्जे में है और ये तालिबानी प्रिजनर्स वहाँ की सरकार के कब्जे में है। इन दोनों के स्वैप को उस सैनिक का स्वैप कहा गया या प्रिजनर्स का स्वैप कहा गया। ऐसा होगा तब ऐसा लगेगा कि हमारे बीच या उनके बीच विश्वास बना है। तो यूएस ने कहा कि हम इस चीज़ को करेंगे और किया भी गया है। 10 मार्च के आसपास ये स्वैप किया गया है। यूएस ने सैंक्शंस कम किए हैं, तालिबान के लोगों को या अफगानिस्तान के लोगों को स्वायत्तता देने की बात की है, और इस प्रकार से यूएस तालिबान का जो पीस डील है उसको संपन्न किया गया। यहाँ तक तो हमने देखा कि तालिबान का मसला क्या था, यूएस ने क्यों हस्तक्षेप किया, किस प्रकार से यूएस असफल रहा, किस प्रकार से ईरान बीच में आया, पाकिस्तान की भूमिका आई, चीन को हमने देखा। अब अगला जो देश हमारा है वो भारत। अब हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि क्या ये डील सफल होती दिखती है आपको? क्या ये डील से आपको लगता है कि शायद शांति आएगी? हमारे अगले वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे इन सभी प्रश्नों की। हम बात करेंगे विस्तार से कि ये डील के क्या फ्यूचर आपको दिखाई देते हैं, आप क्या देखते हैं, इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद कुछ क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, आप उसे भी कमेंट बॉक्स में डाल दे सकते हैं, जिसका आंसर मैं कल डिस्कस करूंगा एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम बात करेंगे कि अल्टीमेटली कहानी क्या होगी, भविष्य क्या होगा और क्या शांति आएगी या नहीं। इसके साथ ही हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। आप इसको देखकर कल का वीडियो अवश्य देखें और जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, डाउट्स हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।